हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक टर्म्स पढ़ी थी, फिर हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम को स्टडी करा था और फिर हमने इंटरनल एनर्जी स्टडी करी थी। अब इंटरनल एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि वो किस तरीके से हीट और वर्क डन पर डिपेंड करती है। आज हम उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। एप्लीकेशंस का क्या मतलब है? एप्लीकेशंस का मतलब है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि वो डिपेंड किस तरीके से करती है इंटरनल एनर्जी हीट पर और वर्क डन पर, लेकिन अब हम उन वर्क डन और हीट को यूज़ किस तरीके से करें कि मेरे सिस्टम की एनर्जी आ जाए। यानी अब मुझे उनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस का पता होना चाहिए, जिससे मैं एक मैथमेटिकल टर्म में कैलकुलेट करके बता सकूं कि इस सिस्टम की हीट इतनी है, इस सिस्टम का वर्क डन इतना है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वांटिफिकेशन ऑफ वर्क से। अब किसी भी सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में कि हमें यहाँ सिस्टम में एनर्जी चेंजेस को स्टडी करना है। तो मान लीजिए कि ये कोई भी एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम के हमें एनर्जी चेंजेस को स्टडी करना है। अब एनर्जी चेंज कैसे हो सकती है सिस्टम में? या तो मैं कोई हीट इसको दूँ, या इसमें से हीट को रिमूव करूँ, या फिर मेरा दूसरा क्या ऑप्शन है कि मैं इसके ऊपर वर्क करूँ कुछ, या फिर इससे वर्क करवाऊँ, यानी ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम वर्क हो। तो अभी हम यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले वर्क से। अब वर्क में क्या होता है? वर्क के अंदर हम किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर या सिस्टम पर, जिससे उसके अंदर कुछ एनर्जी चेंज आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कैप है। अब इस कैप के अंदर क्या हो रहा है? मैंने जैसे इसको पीछे से पुश करा, मैं अपनी एनर्जी इस कैप की एनर्जी में ट्रांसफर कर रही हूँ, जिसकी वजह से इस कैप की एनर्जी में चेंज आ रहा है। और जब इस एनर्जी में चेंज आ रहा है तो ये अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर वर्क कर रही है कैप। वर्क कैसे कर रही है? मैं इसको फोर्स दे रही हूँ पीछे से, बाहर से एक्सटर्नल इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, जिसकी वजह से इस कैप की एनर्जी में चेंज आ रहा है। अगर एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो ये कैप अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो ये क्या होगी? आगे की तरफ मूव करेगी। अब जब ये आगे की तरफ मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है। तो ये जो फोर्स की वजह से इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ये हम किस में काउंट करेंगे? वर्क डन में काउंट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? जैसे अब ये कैप है, मैं इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ पुश कर रही हूँ। ऊपर की तरफ जब मैं इसको लेकर आ रही हूँ, पुल कर रही हूँ, तो इस टाइम पर क्या हो रहा है? मैंने यहाँ लाके इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? मैं इसको या तो यहीं पर जब छोड़ूंगी तो या तो ये नीचे गिरेगी, या यहाँ से ऊपर जाएगी, या इस पोजीशन पर अपनी रुकी रहेगी। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा कि अब इस पोजीशन पर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इस कैप को यहाँ से छोड़ूंगी। तो जब मैं इसको यहाँ से छोड़ती हूँ तो हम यूजुअली जब एक्सपेरिमेंट कुछ भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब मैं अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर मूव करती हूँ ना, और जब इसको वहाँ से छोड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। अब नीचे क्यों गिरी है? जब मैं इसको यहाँ से ऊपर लेकर जा रही हूँ तो अभी प्रेजेंटली इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करूंगी ना, इसकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा। अब इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि अब यहाँ स्टेबल स्टेट में नहीं है ये। अगर स्टेबल होता तो मैं इसको छोड़ती तो अपनी जगह पर रहता। अब जैसे ही मैं इस कैप को छोड़ूंगी, नीचे गिर गई कैप। नीचे गिरने का क्या मतलब है? इसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी। तो हम यहाँ पर क्या स्टडी कर रहे हैं? एनर्जी चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं। तो ये तो हमने कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हम अपना पिस्टन वाला यूजुअल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मेरे पास ये पिस्टन है, ये गैस सिलेंडर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके ऊपर लगी हुई है एक पिस्टन। अब सपोज करो इस पिस्टन के ऊपर ना बहुत सारे वेट रखे हुए हैं। मैंने एक्सटर्नली कुछ वेट अप्लाई करा हुआ है पिस्टन के ऊपर। तो अब जो मैंने ये वेट रख रखे हैं इस पिस्टन के ऊपर, इससे क्या होगा? बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है इस पिस्टन के ऊपर, क्योंकि मैंने वेट लगा रखा है, और प्लस यहाँ पर मेरे पास गैस के जो पार्टिकल्स है ना, ये अंदर से भी तो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो कुछ भी अंदर होगा उसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, और जब एनर्जी होगी तो ये अपने फोर्स को ऊपर की तरफ इसको लगाएंगे ताकि पिस्टन ऊपर की तरफ जाए। तो ये क्या है? इंटरनल प्रेशर। तो एक इंटरनल प्रेशर है हमारे पास और एक एक्सटर्नल प्रेशर है। अब इन दोनों ही की प्रेशर के रिलेशन से हम बताएंगे कि अब पिस्टन किस तरफ मूव होएगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है इंटरनल प्रेशर से, अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो मैं क्या करूंगी? उसको ऊपर से जब मैं ज़्यादा दबा रही हूँ तो पिस्टन क्या करेगी? नीचे की तरफ मूव करेगी, तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी पिस्टन की। और जैसे ही अगर मान लो ऐसा केस आ जाए कि मेरा इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, उस टाइम पर क्या होगा? मेरे पिस्टन की अपवर्ड मूवमेंट होगी।
अब ये जो अपवर्ड मूवमेंट है क्यों हो रही है, क्योंकि अब अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसी को स्टडी करते हुए ये बताएंगे कि यहाँ पर अब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला केस क्या ले लिया, केस 1। मैंने यहाँ से ये सारे के सारे जितने भी वेट है ना एक साथ रिमूव कर दिए। जैसे ही मैं वेट को एक साथ रिमूव करूंगी तो ये मेरा पिस्टन जो है ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा एकदम से, और गैस भी थोड़ी सी फ्री हो जाएगी। और ये कब तक मूव करेगी, तब तक मूव करेगी जब तक मेरे पास पी एक्सटर्नल की प्रेशर की वैल्यू पी इंटरनल के प्रेशर की वैल्यू के बराबर ना आ जाए, क्योंकि जब तक इक्वल नहीं होगी तब तक तो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट चलती रहेगी। तो अब ये मूवमेंट पिस्टन की इतनी ज़्यादा आ गई एकदम से, क्योंकि मैंने सारा वेट हटा दिया। जैसे ही मैंने सारा वेट हटाया पिस्टन एकदम सडन ऊपर की तरफ मूव करेगी, और ऊपर मूव करते ही इसके अंदर क्या हो गया, वॉल्यूम में चेंज आया है। और अगर मैं सेकेंड केस देखूं, अब केस 2 में मैं क्या कर रही हूँ, एक एक करके मैं हटा रही हूँ इन वेट्स को। पहले मैंने एक वेट हटाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में बात करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे ये वेट्स हैं और ये मेरी गैस है। मान लीजिए कि गैस का जो इंटरनल प्रेशर है ना वो 50 है। अभी हमने सिर्फ लेट करा है, कुछ यूनिट्स नहीं लगा रखी मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लेट करा है कि इंटरनल प्रेशर 50 है, और बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है ये भी 50 है। अब मैं जैसे ही एक वेट को रिमूव करूंगी, यहाँ से एक वेट रिमूव करते ही मान लो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर हो गया 48, और मेरा इंटरनल प्रेशर तो अभी भी 50 ही है। तो अब मेरा इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर मेरी जो पिस्टन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगी, ज़्यादा नहीं मूव करेगी, थोड़ा मूव करेगी। यानी जब वो इस पोजीशन पर थी अब वो इस पोजीशन पर आ जाएगी। पिस्टन के अंदर मूवमेंट हुई। अब ये पिस्टन की मूवमेंट कब तक होगी, जब तक मेरा एक्सटर्नल प्रेशर बाहर 48 था और अंदर भी 48 ना बन जाए। अब मैंने क्या करा, एक और मैंने रिमूव कर दिया ये वेट। जब मैं एक और वेट रिमूव कर रही हूँ तो मेरा प्रेशर फिर से थोड़ा कम हो जाएगा एक्सटर्नल। चलो अब करते हैं कि मान लो प्रेशर एक्सटर्नल मेरा 46 हो गया, तो अभी भी इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर थोड़ा ऊपर मूव करेगी और पिस्टन फिर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे करते करते जब मैं वेट्स को रिमूव करूंगी स्टेप बाय स्टेप, तो मेरा जो पिस्टन है ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। यानी धीरे धीरे मूव हो रही है। यहाँ पर जो ये गैस है धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है। एकदम से सडन चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। और जब हम थोड़े थोड़े चेंज की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हम सीधा वी डेल्टा वी नहीं नोट करते। डेल्टा हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हम एकदम लार्ज चेंज की बात कर रहे हो। यानी अगर मैं यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम देखूंगी ना, तो यहाँ मैं डेल्टा वी लगाऊंगी। लेकिन जब मैं यहाँ चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगी तो मैं यहाँ डी वी से कैलकुलेट करूंगी। डी वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हो। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि किस तरीके से हमने एक बार सारे वेट को रिमूव करके एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर को इक्वल करके सडन चेंज इन वॉल्यूम लेकर आए, और एक बार हम स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अगर आप नोटिस करोगे, तो जब मैंने एकदम से सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया, ऊपर से सारा वेट हटा दिया, तो तब क्या होता है मेरे पास, एकदम जब सडन चेंज आ रहा है तो मैं इसमें वापस वही चीज़ नहीं लेकर आ सकती। मतलब मैं एकदम इनिशियल स्टेप पे नहीं लेकर आ सकती अब इसको। क्यों नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही होती तो मुझे पता था कि मैंने अब एक स्टेप इतना रिमूव करा है, तो मैं वापस उसको लगा दूंगी तो वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि अब मैंने इसके अंदर एक सडन चेंज ला दिया है। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, इरिवर्सिबल। और वहीं अगर हम इस स्टेप को देखते हैं तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप हटा रही हूँ। अगर मैंने एक वेट हटाया है और उससे पिस्टन ऊपर मूव करी है, अगर मैं उसी टाइम इस वेट को वापस रख दूंगी तो वापस पिस्टन नीचे मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उस स्टेप में वापस लेकर आ सकती हूँ उसे। तो ये प्रोसेस कैसा बोला जाएगा, रिवर्सिबल। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि इरिवर्सिबल किस तरीके का प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल किस तरीके का प्रोसेस होता है। तो यहां से एक चीज और समझ आ रही होगी, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेट जहां पर आपकी जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन, फाइनल मतलब जो आप जहां पर पहुंचे हो और जहां से शुरू करा था, वो दोनों एक ऐसी स्टेट में कि आप वापस आ सकते हो। तो अब आप सोच के बताओ कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा या यहाँ इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने क्या बताया था कि जहां से आप वापस आ सकते हो, कि आप एक स्टेट पे गए, एक स्टेप आगे बढ़ाया, अभी आप बराबर सी पोजीशन पर हो, वापस आ सकते हो, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो।
तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी हुई, रिवर्सिबल वाला फैक्टर आया ना इसके अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि रिवर्सिबल को हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है, हर एक स्टेप के ऊपर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है। आप इसको और किस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मेरे पास स्टेप्स हैं, अब मैंने पहले एक स्टेप में प्रोसेस करा, फिर मैंने दूसरे स्टेप में प्रोसेस करा, फिर मैंने तीसरे स्टेप में प्रोसेस करा, और मैं यहाँ इसके फाइनल पॉइंट पर पहुँच गई। मैंने यहाँ से शुरू करा था और मैं यहाँ फाइनल पे पहुँच गई 3 स्टेप्स में। मैंने बड़े बड़े स्टेप्स लिए और ये इतने बड़े स्टेप्स हैं कि मैं इनको वापस नहीं क्रॉस कर सकती। और जब मैं इधर बात कर रही हूँ रिवर्सिबल के टाइम पर, तो मैंने क्या करा, पहले मैंने एक छोटा स्टेप लिया, फिर मैंने एक और छोटा स्टेप लिया, फिर मैंने एक और छोटा स्टेप लिया। ऐसे मैं छोटे छोटे स्टेप्स करती हुई फाइनल स्टेज तक पहुँच गई। मैंने इनिशियल यहाँ से शुरू करा था और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर मैं फाइनल तक पहुँच गई। अब जब मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लेकर गई हूँ ऊपर की तरफ, तो अगर मैं छोटे स्टेप्स में अपना डिस्टेंस कवर कर रही हूँ तो मैं वापस आ सकती हूँ वहाँ पर, क्योंकि मैंने इतनी एनर्जी अभी नहीं लगाई है कि मैं वापस ना आ पाऊँ। मेरे अंदर अभी भी इतनी एनर्जी है कि मैं वापस आ जाऊँगी उस पोजीशन पर। तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं रिवर्सिबल और इस प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल। यहाँ पर हम हर स्टेप पर वापस आ सकते हैं, इस वजह से यहाँ हम बोलते हैं कि हर स्टेप पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। और यहाँ हम वापस नहीं आ सकते, तो यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड नहीं होता। तो अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में हमने क्या क्या पढ़ा, इसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट भी कर लेते हैं। रिवर्सिबल में हमने क्या पढ़ा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप का क्या मतलब है कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में अपना प्रोसेस कर रहे हैं, जबकि हम इरिवर्सिबल में क्या कर रहे हैं, हमारा एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। हमने सब कुछ एक साथ हटा दिया ऊपर से, जिस वजह से एकदम से सडन चेंज आ गया हमारे सिस्टम के अंदर। ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। अब स्लो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हम धीरे धीरे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। और ये कैसा है, फास्ट प्रोसेस है। यहाँ हर स्टेप पर इक्विलिब्रियम मेंटेन था, तो इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड एट एवरी स्टेप। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, इक्विलिब्रियम इज नॉट मेंटेन्ड। तो ये सब समझ आ गया आप लोगों को। अब हम आगे करते हैं कि हमारा जो ये वर्क है ना, हम क्या बोलते हैं इस वर्क को बोलते हैं, ये जो हमारा केमिस्ट्री में वर्क हो रहा है ना, एक तरीके से मैकेनिकल वर्क है। और मैकेनिकल वर्क को हम पीवी वर्क भी बोलते हैं। पीवी वर्क क्यों बोलते हैं, अब पीवी वर्क इस वजह से बोलते हैं कि जैसे ये जो पिस्टन की मूवमेंट हो रही है ना, इस पिस्टन की मूवमेंट में किस वजह से मूवमेंट हो रही है, प्रेशर की वजह से मूवमेंट हो रही है। प्रेशर की वजह से ये ऊपर मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, और मूवमेंट करने की वजह से वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो इस वजह से हमने क्या बोला कि ये एक पीवी वर्क है। अब हमने ये तो बोल दिया पीवी वर्क है, अब हमें कैसे पता लगा कि पीवी वर्क एक्चुअल में है भी या नहीं है, तो हम ये इसकी यूनिट से देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसकी यूनिट्स को देखेंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। यानी वर्क डन की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। अब अगर हम इसको प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे तो P इंटू वी, हम वर्क को इसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की क्या है, मीटर क्यूब। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास न्यूटन मीटर, यानी मुझे क्या पता लगा कि मेरे वर्क डन की जो यूनिट्स हैं सेम आ रही है। तो इस वजह से मैं क्या कह सकती हूँ कि वर्क मेरा एक पीवी वर्क है। तो यहाँ से पता लगा कि पीवी वर्क हम क्यों कहते हैं वर्क डन को। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसकी मैथमेटिकल हम इसको कैसे डिराइव करें। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए भी हमें इसके अंदर पीवी वर्क को ही यूज़ करना है। किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले इरिवर्सिबल में मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इरिवर्सिबल वर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमारे पास किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हमारे पास प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, प्रेशर इनटू एरिया। ये पिस्टन था सिलेंडर पे हमारा,
यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर और यहाँ इंटरनल प्रेशर। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, ये हमारी अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ सिस्टम काम कर रहा है ना, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वर्क ऊपर की तरफ ये पुश कर रहा है सिस्टम पिस्टन को, और बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा है? नीचे की तरफ कर रहा है उसको। तो अपोज कौन कर रहा है? अंदर वाले सिस्टम को एक्सटर्नल प्रेशर अपोज कर रहा है। तो इस वजह से हम जो यहाँ प्रेशर लेंगे ना, ये पी एक्सटर्नल लेंगे। तो जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू मेरी क्या आएगी? प्रेशर इंटू एरिया। अब यहाँ डिस्टेंस क्या है, कितना लेंथ इसने मूव करा है, इंटू एल। अब ये पी क्या होगा? पी एक्सटर्नल। और एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम ही होती है, तो ये क्या होगी? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा वी से। अब डेल्टा वी क्या होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और जब मैं अंदर से इसके अंदर फोर्स लगा रही हूँ, पी इंटरनल लग रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर। एक्सपेंशन होने का क्या मतलब है? वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल। और सिस्टम काम कर रहा है, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो जब सिस्टम काम करता है उस टाइम पर वर्क डन की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव आती है तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि वी फाइनल वी इनिशियल से बड़ा है, तो डेल्टा वी की वैल्यू तो मेरी पॉजिटिव आएगी। अगर डेल्टा वी की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आएगी तो मेरी ओवरऑल वर्क डन की तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब ये तो साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा था कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है उस टाइम पर वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो मैं क्या करूँगी? एक नेगेटिव साइन इसमें इंट्रोड्यूस करूँगी। तो मेरे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये क्यों यूज़ करा है? साइन कन्वेंशन को ट्रू प्रूव करने के लिए। यानी कि जो मेरा इनिशियल मैंने क्या समझा था कि मेरा जब भी वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा उस टाइम पर मेरे वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव लेके आने के लिए मैंने इसमें एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमारी जो वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन का फॉर्मूला है इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वो क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब हम सॉल्व करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास? जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो वही पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए। बट मैंने पहले क्या बताया था कि जब हम स्मॉल की बात करते हैं ना, स्मॉल चेंज, तो वहाँ हम डीवी यूज़ करते हैं और नेगेटिव साइन तो हमेशा रहेगा। जब भी हम स्मॉल से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर अब हम? क्योंकि हमें थोड़े थोड़े चेंज से एक कंप्लीट चेंज को बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल तक होगा। अब अगर हम इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों का केस देखते हैं। एक्सपेंशन के टाइम पर क्या होता है? पी इंटरनल ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल होता है। ठीक है, अगर पी इंटरनल ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल होगा तो मुझे क्या पता लगा इससे कि पी एक्सटर्नल में मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना होगा प्रेशर, जो मेरे पी इंटरनल के इक्विवेलेंट कर दे उसको। तो यहाँ से मेरी पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आएगी? पी इंटरनल माइनस जो चेंज होगा प्रेशर का। और जब मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँगी, कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन, यानी हम उसको बाहर से नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो मेरी जो पी इंटरनल की वैल्यू है वो पी एक्सटर्नल से कम होगी। तो कम होगी तो पी इंटरनल में मुझे कुछ प्रेशर ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरे पी एक्सटर्नल की वैल्यू आ जाए। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइंड फॉर्म में लिख सकती हूँ। कंबाइंड फॉर्म में मैं किस तरीके से लिखूंगी? पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। तो ये मेरी एक कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है। अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ यूज़ करूँगी। यहाँ किस तरीके से यूज़ करेंगे हम? वर्क डन इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन तो है ही हमारे पास, पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी। वी इनिशियल से वी फाइनल तक था हमारे पास वॉल्यूम चेंज। तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। वी इनिशियल वी फाइनल पी इंटरनल इंटू डी वी प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? डी पी भी बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा चेंज है, और डी वी भी हमारा एक छोटा चेंज है। और जब हम दो छोटी छोटी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारा जो रिजल्ट आता है ना वो वेरी स्मॉल आता है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। तो जब हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, वी इनिशियल वी फाइनल तक इंटीग्रेशन पी इंटरनल इंटू डी वी। हमने ये तो देख लिया कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, लेकिन अब इस फॉर्मूले को देखते हुए आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन ट्रिगर कर रहा होगा। वो क्या क्वेश्चन होगा कि हमने इरिवर्सिबल वर्क में तो एक्सटर्नल प्रेशर को कंसीडर करा है और रिवर्सिबल वर्क में हमने इंटरनल प्रेशर को कंसीडर करा है, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो आप एक बात का ध्यान रखो, हमने दोनों में ही एक्सटर्नल प्रेशर को कंसीडर करा है। इरिवर्सिबल में भी एक्सटर्नल है और रिवर्सिबल में भी एक्सटर्नल है। रिवर्सिबल में एक्सटर्नल कैसे, आप तो बोलोगे कि आपने तो फाइनल इंटरनल जाके लिखा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि मैंने इस एक्सटर्नल प्रेशर को सब्स्टिट्यूट करा है, उसमें बस वैल्यू चेंज करी है। कैसे चेंज करी है, मैंने उसको इंटरनल प्रेशर की फॉर्म में लिखा है। इंटरनल प्रेशर की फॉर्म में किस तरीके से लिखा है, उसके अंदर जो स्मॉल चेंज आ रहा था ना, जो भी उस चेंज ऐड करने पर आ रहा था या सबट्रैक्ट करने पर आता, वो बस मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करा एक्सटर्नल प्रेशर की जगह पर। अब पहली बात तो इरिवर्सिबल कंडीशन में हमने एक्सटर्नल प्रेशर को ही क्यों कंसीडर करा? हमने एक्सटर्नल प्रेशर इस वजह से कंसीडर करा क्योंकि एक तो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर पूरे प्रोसेस के टाइम पर कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट होने के साथ साथ हम केमिस्ट्री में हमेशा अपोजिंग फोर्स को कंसीडर करते हैं, और हमारे पास यहाँ अपोजिंग फोर्स क्या है, जो बाहर से लग रही है, और बाहर से हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर। तो इस वजह से हमने इरिवर्सिबल वर्क डन के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर कंसीडर करा। और वहीं जब हम रिवर्सिबल कंडीशंस देखते हैं, रिवर्सिबल कंडीशंस में हमें ऐसी क्या ज़रूरत आने पड़ी कि हमने एक्सटर्नल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ये चीज़ हमने इस वजह से करी क्योंकि अब यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने की वजह से क्या हो रहा है, हर बार एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर हम कुछ ना कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं। या तो हमें इंटरनली कुछ ना कुछ चेंज लेकर आना पड़ रहा है या एक्सटर्नली कुछ ना कुछ चेंज लेकर आना पड़ रहा है। इस वजह से हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर को यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हमने यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर यूज़ करा तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत टिपिकल हो जाएंगी, हमें हर स्टेप पर कुछ ना कुछ चेंज को कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इंटरनल प्रेशर के साथ उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास जो ये स्मॉल चेंज इन प्रेशर है ना, इसको जब हम स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आती है हमारे पास, जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारी कैलकुलेशंस पर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से हम अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इंटरनल प्रेशर की फॉर्म में रिवर्सिबल वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सिस्टम कैसा था, इस तरीके का सिस्टम था जिसमें अंदर है गैस और ऊपर लगी हुई है पिस्टन। अब ये जो गैस है ये किस तरीके की गैस है, ये है हमारे पास आइडल गैस। अब हमने यहाँ आइडल गैस क्यों कंसिडर करी, हम रियल गैसेस भी तो कंसिडर कर सकते थे। हमारे पास दो ही तरीके की गैसेस होती हैं, आइडल गैस और रियल गैस। तो हमने आइडल गैस ही क्यों ली, क्योंकि आइडल गैस में ना किसी भी तरीके की इंटरैक्शंस नहीं होती, नो इंटरैक्शंस। नो इंटरैक्शंस का क्या मतलब है कि अब यहाँ पर हमें और कोई फोर्स स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर इंटरैक्शंस आ जाएंगी ना तो हमारे पास कैलकुलेशंस बहुत टिपिकल होने लग जाएंगी। हमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस के ही इंटरैक्शंस को स्टडी करते रहेंगे, हम बाकी चीज़ों को तो बाद में स्टडी करेंगे। इस वजह से हमने आइडल गैस को कंसिडर कर लिया। और आइडल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ मुझे P की वैल्यू पुट करनी है, P इंटरनल। तो P क्या है मेरे पास, nRT/V। तो इसको मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो मेरे वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल nRT/V इंटू dV। अब मेरा इंटीग्रेशन किससे है, वॉल्यूम से। तो मैं यहाँ सिर्फ वॉल्यूम को रखूंगी, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो उसे मैं बाहर लेके आ सकती हूँ, माइनस nRT V इनिशियल से V फाइनल dV/V। तो जब हम किसी भी इस तरीके की टर्म को इंटीग्रेट करते हैं ना तो मेरे पास वैल्यू आती है ln/V की फॉर्म में। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगी वैल्यू ln/V, V इनिशियल से V फाइनल। और इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ln/V इनिशियल V फाइनल माइनस ln/V इनिशियल। जब भी हम लॉग को इस तरीके से लिखते हैं ना, जब भी बीच में नेगेटिव टर्म आती है तो उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगी, nRT ln/V फाइनल बाय V इनिशियल। और ln को हम क्या कर सकते हैं, 2.303 इंटू लॉग बेस 10, जो भी यहाँ पर फैक्टर होगा, अगर x है तो लॉग बेस 10x। तो यहाँ से मेरे वर्क डन की क्या वैल्यू आई,
-2.303 nRT log V final बाय V इनिशियल। तो ये मेरी रिवर्सिबल वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू के अंदर हमने वॉल्यूम यूज़ करी है इस फॉर्मूले में। प्रेशर भी तो यूज़ कर सकते थे हम। हमारे पास ऐसा हो सकता है ना कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर हमें चेंज इन वॉल्यूम ना दिखा रखा हो, चेंज इन प्रेशर दिखा रखा हो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ इसे। अगर मेरा सिस्टम, मैंने दो सिस्टम ऐसे ले लिए, दो सिस्टम ना लेकर बल्कि मैंने एक सिस्टम ले लिया जिसमें मैं टेम्परेचर कांस्टेंट पर अपनी गैस के अंदर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कर रही हूँ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिस्टम भी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे और R तो हमारी कांस्टेंट ही होती है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ। तो P1 बाय P2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? V2 बाय V1। तो इसका मतलब है कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूंगी वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला, तो वो मेरा क्या होगा? -2.303 nRT log V फाइनल था तो P इनिशियल बाय P फाइनल। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये तो थे हमारे कि हम वर्क डन को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे कैलकुलेट करके निकालेंगे। अब ये nRT क्या है? यहाँ जो n है ये है हमारे नंबर ऑफ मोल्स, R है ये है गैस कांस्टेंट, और T हमारा है टेम्परेचर जिसको हम केल्विन में लिखते हैं। यानी यूनिट हमें क्या यूज करनी है टेम्परेचर की? केल्विन। हमने ये देखा था अपने फॉर्मूले में कि nRT क्या डिनोट करते हैं। अब R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू हो सकती है 8.314। ये 8.314 कब होगी? जब मेरे पास यूनिट क्या होगी? जूल्स पर केल्विन पर मोल। या फिर मेरी R की वैल्यू क्या हो सकती है? 0.8206। और ये कब होगी? जब मेरी यूनिट क्या होगी इसमें? लीटर, एटमॉस्फेयर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। तो R की वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए करना है क्वेश्चन सॉल्व कि आपसे क्या पूछा हुआ है, किस फॉर्म में पूछा हुआ है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे लिख सकते हैं वर्क को। अब उसकी ग्राफ को भी स्टडी कर लेते हैं कि ग्राफिकली हम उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं ग्राफ। सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट होगा? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। लेट से मेरा इनिशियल प्रेशर था P1 पे मेरी वॉल्यूम थी V1। जैसे ही मैंने प्रेशर कम करा मैं P2 तक आ गई, एकदम सडन चेंज करा है मैंने प्रेशर के अंदर, तो मेरी वॉल्यूम क्या होगी? अगर मैंने प्रेशर कम करा है तो मेरी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, तो मेरी वॉल्यूम इंक्रीज करके V2 पर चली गई। यानी यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि मैंने जो प्रेशर मेरे इनिशियल था और फाइनल इनिशियल वॉल्यूम थी वो मेरे इस पॉइंट पर थी, फाइनल मैंने यहाँ तक आ गई। यानी मेरा क्या चेंज हुआ है? ये चेंज हुआ है। और जब हम चेंज कैलकुलेट करते हैं ना, अब इसमें हम एरिया अंडर द ग्राफ को स्टडी करेंगे, लेकिन हम एरिया अंडर द ग्राफ इसमें ये पार्ट स्टडी करेंगे। हम इस पार्ट को क्यों स्टडी करेंगे? क्योंकि हमने तो एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अराउंड चेंज देखा है वॉल्यूम में, तो कांस्टेंट प्रेशर तो मेरा यही है, तो इस वजह से मैं इसे स्टडी करूंगी यहाँ पर। तो ये मेरा क्या आएगा? वर्क इरिवर्सिबल। और जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? जैसे मैंने ग्राफ प्लॉट करना है P और V के बीच में, यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप चेंज करूंगी। पहले मेरे पास एक P1 प्रेशर था, उस टाइम पर मेरे पास वॉल्यूम V1 थी। मैंने थोड़ा सा प्रेशर कम करा, मेरे थोड़ी सी वॉल्यूम में चेंज आया। फिर थोड़ा और कम करा वॉल्यूम में, फिर थोड़ा चेंज आया। पहले मैंने क्या करा? थोड़ा प्रेशर कम करा, मेरे पास इस प्रेशर पर ये वॉल्यूम थी, मैंने थोड़ा प्रेशर कम करा। जैसे ही कम करा मेरी वॉल्यूम में चेंज कितना आया? ये चेंज आया। फिर मैंने और प्रेशर कम करा, फिर मेरा वॉल्यूम में ये चेंज आया। ऐसे ही मैंने थोड़ा और कम करा तो मेरा वॉल्यूम में ये चेंज आया। ऐसे मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रेशर कम करती जा रही हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही है मेरी। मान लो मैंने यहाँ आके रोक दिया चेंज इन वॉल्यूम को, चेंज इन प्रेशर को।
अब मैं प्रेशर चेंज नहीं कर रही, तो मेरा ये बन गया फाइनल और ये बन गई मेरी फाइनल वॉल्यूम। तो जब मैं अब यहाँ पे ग्राफ को देखूंगी तो मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हुआ है जिसमें मेरे स्टेप्स बन रहे हैं। यहाँ पर तो मेरा जो कांस्टेंट प्रेशर था वो ये वाला था, तो मैंने इस एरिया को कंसिडर करा था, लेकिन यहाँ पे तो मैं सारा ही कंसिडर करूँगी, यानी जो ये वाला मेरा पार्ट है ये पूरा का पूरा हम वर्क डन कंसिडर करेंगे। तो ये वर्क डन मेरा क्या हुआ, वर्क डन रिवर्सिबल। तो ध्यान रखना है जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं ना, यहाँ पर अभी हमारी क्या चल रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन के केस में वर्क डन रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल। अब इन ग्राफ्स को देखते हुए आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए पीवी ग्राफ को ही क्यों कंसिडर करा। हमने पीवी ग्राफ को इसलिए कंसिडर करा क्योंकि जब हम पीछे वर्क डन का फॉर्मूलेस को देख रहे थे तो उसमें हमने क्या फॉर्मूला देखा था वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। रिवर्सिबल के केस में क्या देखा था हमने, माइनस पी इंटरनल इंटू डी वी। तो इन फॉर्मूला से हमें क्या पता लगता है कि वर्क डन प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर भी हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करा है और प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा ना वो हमें वर्क डन देगा। और प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व हम यहाँ पर इरिवर्सिबल कंडीशंस में ये वाला कंसिडर करते हैं। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब इस रेक्टेंगल में ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो ब्रेड्थ हमारे पास क्या है, ब्रेड्थ हमारे पास प्रेशर है और लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास वॉल्यूम है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा ना वो इरिवर्सिबल कंडीशंस में उसका वर्क डन कैलकुलेट करके लेकर आएगा। और जब हम रिवर्सिबल कंडीशंस देखते हैं तो रिवर्सिबल कंडीशन में हमारे पास एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। अब इस ट्रेपीजियम के अंदर हम क्या करेंगे, इस ट्रेपीजियम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमें एरिया अंडर द कर्व से ही हमें वर्क डन ऑब्टेन होगा। तो जब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और नीचे मेरे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो रेक्टेंगल तो फिर वही, ये मेरे पास प्रेशर है और ये मेरे पास वॉल्यूम है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ के फॉर्मूले से मैं प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट से वर्क डन कैलकुलेट कर सकती हूँ इस पार्ट के लिए। और जब मैं इस पार्ट के लिए कैलकुलेट करूँगी तो ट्रायंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो मेरे पास यहाँ पर बेस ये है और बेस क्या है इसके लिए, वॉल्यूम। और हाइट क्या है मेरे पास, ये मेरे पास हाइट है और हाइट क्या कंसिडर करेंगे हम, प्रेशर। तो हाफ वॉल्यूम इनटू प्रेशर, इससे मेरा ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और दोनों के एरिया को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास रिवर्सिबल वर्क डन आ जाएगा। हमने ये तो पढ़ लिया कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। अगर बाहर से एक्सटर्नल मैंने कुछ प्रेशर अप्लाई करा है तो उस टाइम पर किस तरीके से वर्क डन होगा। लेकिन अगर बाहर कोई प्रेशर ही ना हो तो, और जब बाहर प्रेशर नहीं होता तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो चलो अब वैक्यूम की कंडीशन को स्टडी करते हैं कि अब मेरे पास एक्सटर्नल प्रेशर है 0। जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा तो उस टाइम पर वर्क क्या होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है ना तो हम फ्रीली एक्सपैंड करते हैं अपने सिस्टम को। यानी हमारे सिस्टम में अब हमें फ्री एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। उसके पास कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो है नहीं, तो वो जितना चाहे जितने प्रेशर के साथ एक्सपैंड कर सकता है। अंदर जो भी प्रेशर होगा इंटरनल प्रेशर है, अब वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल तो कभी आ ही नहीं पाएगा क्योंकि बाहर तो कुछ प्रेशर ही नहीं है, तो वो एक्सपैंड करता जाएगा करता जाएगा। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। किस केस में, इरिवर्सिबल के केस में। और दूसरा क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, रिवर्सिबल के केस में। दोनों ही केस में पी एक्सटर्नल हम यूज कर रहे हैं और पी एक्सटर्नल की वैल्यू हमने क्या बताई है, 0। तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी और इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आई दोनों केस में, 0। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ वर्क डन तो मेरा 0 हो गया है वैक्यूम के केस में। अगर वर्क डन 0 है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, हीट के इक्वल। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा, जब भी क्वेश्चन में वैक्यूम बोला होगा ना, वैक्यूम के टाइम पे मेरी इंटरनल एनर्जी हमेशा हीट एनर्जी के इक्वल आएगी। तो अब हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब हम कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस को स्टडी कर रहे हो लेकिन उसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो।
यानी हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी करेंगे किसी भी चीज़ को। कोई भी प्रोसेस हम अगर पढ़ रहे हैं और उसमें मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी मेरे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में जैसे मेरे पास एक प्रोसेस है ये पिस्टन वाला, फिर वही एग्जाम्पल हमारा पुराना वाला, ये गैस है इसके अंदर। अब इसकी एनर्जी में मैं कैसे चेंज ला सकती हूँ? या तो मैं कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको दूँ या लूँ इससे, या फिर कुछ वर्क डन करूँ इसके साथ में। अब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे मैं कुछ भी करूँ, चाहे मैं हीट में चेंज लाऊं, चाहे मैं वर्क डन में चेंज लेकर आऊँ। और अगर टेम्परेचर 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि मेरी डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी 0 होगी। अब ये 0 क्यों होगी? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है ना वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। किस तरीके से डिपेंड करती है? कि मेरी अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज आता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेरी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है सिस्टम की, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है सिस्टम की, और एनर्जी और कुछ नहीं, इंटरनल एनर्जी है। तो अगर टेम्परेचर ही मेरा कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है डेल्टा यू की वैल्यू भी 0 होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर डेल्टा यू की वैल्यू 0 है। और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू तो 0 हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया? 0 इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी हीट मैं सप्लाई कर रही हूँ वो मेरी वर्क डन करने में यूज हो रही है, यूज्ड इन वर्क डन। या फिर जो मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन सिस्टम पर कर रही हूँ वो हीट रिलीज करने में यूज हो रहा है। ओवरऑल एक एनर्जी कंजर्व हो रही है इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस का ही पुराने वाला एग्जाम्पल। जैसे मैंने आइस ब्लॉक लिया, अभी आइस ब्लॉक फिलहाल किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। इसका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। मैंने इसको बाहर से 40 जूल्स ऑफ हीट दे दी। अब जैसे ही मैंने इसको हीट दी, ये क्या करेगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है? ये एक्सपैंड हो रहा है, इसमें एक्सपेंशन हो रही है। अब ये बताओ कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसका टेम्परेचर कितना होगा? हम क्या सोच रहे हैं कि अगर इसने हीट लिए तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, बट हम ये यहाँ पर गलत सोच रहे हैं। टेम्परेचर यहाँ पर हमारा सेम 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब ऐसा क्यों? ये इस वजह से क्योंकि जो हमने इसको हीट एनर्जी दी है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, वो इसने हीट एनर्जी अपने अंदर स्टोर नहीं करी है। अगर ये अपने अंदर स्टोर कर लेता और कुछ काम नहीं करता, सॉलिड के सॉलिड फॉर्म में ही रहता, तब हम कहते कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। लेकिन फिलहाल ये अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, इसने वर्क करा है अपने ऊपर कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया है। तो अब इस वजह से क्या होगा कि इस टाइम पर मेरा टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि मैंने जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ली थी वो मैंने वर्क डन में यूज कर ली, यूज्ड इन वर्क डन। तो वर्क डन में यूज करने की वजह से मेरा टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। और ये जो हीट मैं सप्लाई कर रही हूँ ये और कुछ नहीं, हीट ऑफ फ्यूजन है। तो यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फ्यूजन किसका एग्जाम्पल हुआ? आइसोथर्मल प्रोसेस का फ्यूजन एग्जाम्पल हुआ। तो ये तो हमने पढ़ लिया आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से क्या चेंजेस आते हैं और डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है, क्यों 0 होती है। तो अब कुछ हम क्वेश्चंस को स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 5.2। हमारे जो एप्लीकेशंस हमने स्टडी करी है वर्क डन और ये आइसोथर्मल कंडीशंस में क्या कंडीशंस आती हैं, उन सब के बेसिस पर हम एक क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोलता है? तो इस प्रॉब्लम 5.2 में क्या पूछा है? 2 लीटर्स ऑफ एन आइडल गैस, यानी इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास क्या है? 2 लीटर्स, वी इनिशियल 2 लीटर at a pressure of 10 atmosphere expands isothermally। isothermal वर्ड आ गया, दैट मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0। यानी मेरा अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो कंप्लीट प्रोसेस के टाइम तक 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इनटू अ वैक्यूम, अब वैक्यूम आ गया, दैट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर इज 0 अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर्स। अब इसमें क्या बताया? फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर है। अब यहाँ से अगर मुझे वैक्यूम वर्ड मिल गया तो इसका मतलब क्या है? मेरा वर्क डन क्या है? 0। तो और कुछ तो देखना ही नहीं। तो इसमें क्या पूछा है? हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन। वर्क डन तो मैंने निकाल दिया 0। आइसोथर्मल है, दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी, और इंटरनल एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला है Q प्लस W। तो जब ये एनर्जी 0 होती है तो मेरी हीट किसके इक्वल आ जाती है?
माइनस डब्ल्यू यानी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और मेरा वर्क डन भी 0 है तो हीट की वैल्यू क्या आएगी 0। अब प्रॉब्लम 5.3 में क्या पूछा गया है, कंसिडर द सेम एक्सपेंशन। सेम एक्सपेंशन का मतलब है जो 5.2 में बताई गई थी कंडीशन, सेम कंडीशंस यहाँ पर लग रही है, बट दिस टाइम अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेयर का, यानी P एक्सटर्नल हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है। V इनिशियल V फाइनल हमें पता है 2 और 10 था, 2 लीटर्स एंड 10 लीटर्स, तो डेल्टा V क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो वो हमारे पास क्या आएगी 8 लीटर्स। और यहाँ पर हमारे पास किस तरीके की वर्क डन हो रही है, इरिवर्सिबल हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है। अब यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है कि सडन चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम तो है नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज है वॉल्यूम का, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V, और V क्या होता है, चेंज इन V यानी डेल्टा V। P एक्सटर्नल कितना है मेरे पास 1, डेल्टा V कितना है 8, तो मेरे पास वर्क डन कितना आया इसके अंदर 8 माइनस 8 लीटर एटमॉस्फेयर। अब लीटर एटमॉस्फेयर क्यों बोला मैंने इसमें, क्योंकि मेरी जो वॉल्यूम है वो लीटर्स में है, प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में। अब इसके बाद मेरे को हीट निकालनी है इसकी। आइसोथर्मल कंडीशन से डेल्टा U की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पर, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो Q की वैल्यू क्या होगी इस टाइम पर 8 लीटर एटमॉस्फेयर। अब प्रॉब्लम नंबर 5.4 क्या पूछ रहा है, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन। सेम एक्सपेंशन का मतलब है जो हमने अभी प्रॉब्लम नंबर 5.2 में पढ़ा था। 5.2 में हमारी क्या कंडीशंस थी, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर्स, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर्स, डेल्टा T 0 क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशंस है जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर हम सेम कंडीशंस को नोट कर लेते हैं, V इनिशियल 2 लीटर्स, V फाइनल 10 लीटर्स और डेल्टा U 0। टेम्परेचर हमें कितना गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T की वैल्यू 0 है। अब इसमें क्या बोला है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस। 1 मोल का मतलब है कि मेरे नंबर ऑफ मोल्स N की वैल्यू मेरी 1 है, आइडल गैस है हमारे पास, और क्या बोला है प्रोसेस रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मुझे हीट कैलकुलेट करनी है और वर्क डन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो मुझे पता है कि डेल्टा U की वैल्यू 0 है तो Q की वैल्यू नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगी, और वर्क डन का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, -2.303 nRT log V2 बाय V1 यानी V फाइनल बाय V इनिशियल। ये मेरे पास V2 है और ये मेरे पास V1 है, तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे। -2.303, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, R की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लेंगे, R की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 0.8206। अब हमने ये क्यों ली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लीटर और एटमॉस्फेयर में बात हो रही है, मल्टीप्लाई टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब भी मुझे टेम्परेचर को जो डिग्री सेल्सियस में उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में मैं 273 ऐड करती हूँ जिससे मेरी वो टर्म केल्विन में आ जाती है। यानी मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस था, उसको मैं 273 के साथ ऐड करूँगी तो मेरे पास आएगा 298 केल्विन। तो मेरे टेम्परेचर की क्या वैल्यू आई 298 इंटू 298 लॉग V2 की वैल्यू क्या है 10, V1 की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से मैं सॉल्व करके निकालूंगी इसमें। यहाँ पे log 5 हो जाएगा, और log 5 की वैल्यू क्या होती है, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। तो मेरे वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, -2.303 इंटू 0.8206 इंटू 298 इंटू 0.6990। जब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यू आती है -393.66 लीटर एटमॉस्फेयर। फिर वही लीटर एटमॉस्फेयर वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट में, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम लीटर्स में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है। ये वर्क डन की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो मेरी हीट की वैल्यू क्या आएगी 393.66 लीटर एटमॉस्फेयर। तो आज का लेक्चर समझ में आया। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने एप्लीकेशन पढ़ी कि हम वर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में पढ़ा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में पढ़ा, फिर हमने आइसोथर्मल कंडीशंस को स्टडी करा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखी। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।